नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग स्वस्थ व सकुशल होंगे। आज मैं वायुमंडल का अंतिम भाग अर्थात पार्ट 2 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। ठीक है। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देख लें। और प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इत्यादि की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। जो भी छात्र बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सीटेट, अन्य राज्य स्तरीय टेट या फिर उत्तर प्रदेश के सुपर टेट, ठीक है, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छात्र हमसे जुड़ें। हमें अत्यंत खुशी होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों से इसे साझा करना भी ना भूलें। आइए मित्रों, शुरू करते हैं इस पार्ट को। पिछले अध्याय में हमने देखा कि वायुमंडल के मोस्टली कंपोजिशन को तथा उसके बेसिक्स को, इसके साथ साथ हमने क्षोभ मंडल को पढ़ा था। अब हम बाकी जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं। समताप मंडल। समताप, सबसे पहले सम का क्या अर्थ होता है? सम का अर्थ होता है बराबर। ठीक है, ऐसा मंडल जिसमें बराबर ताप हो। ठीक है, लेकिन समताप मंडल में बढ़ा हुआ तापमान प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, क्लियर। ओजोन का जो सूत्र है वह क्या है? रासायनिक सूत्र वह है O3। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु O2 प्लस O। ठीक है, यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलने से एक ओजोन के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। आप बस इसे ध्यान में रखना, O3 को। ठीक है, कभी कभार पूछ देता है कि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है। अब देखो कि ओजोन की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? क्लोरीन गैस है। ठीक है, और क्लोरीन गैस कहां से मुख्यतः निकलती है? वह निकलती है CFC से, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, यह क्या करता है कि इस ओजोन को तोड़ देता है कुछ इस ढंग से। ठीक है, ओजोन को तोड़ करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे काम की चीज तो है, लेकिन क्या होता है कि ओजोन लेयर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दरमियान, ठीक है, कि जो ध्रुवों पर ओजोन परत में जो छेद हो गया था वह छेद फिलहाल बंद हो गया है। क्योंकि प्रदूषण कम हुआ है तो ओजोन परत की जो छेद है वह ढक सी गई है। ठीक है, अब देखिए कि CFC का बेसिकली प्रयोग कहां होता है? कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्यतः प्रयोग होता है वह कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी प्रशीतक यंत्रों में होता है, जैसे में आपके रेफ्रिजरेटर में फ्रिज बोलते हो। ठीक है, क्लियर। इन सब चीजों में इसका यूज होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि उस CFC को रिप्लेस कर दिया गया है। वर्तमान में कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात प्रशीतक यंत्रों में, हिंदी वाले प्रशीतक यंत्र लिखेंगे, ठीक है, में CFC की जगह फ्रेऑन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो CFC को रिप्लेस किया गया है ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक है, उसकी जगह पर फ्रेऑन गैस प्रयोग में लाई जाती है। अगली बात, डॉब्सन। ये क्या है? ओजोन मापने की इकाई है। तो ये बात आपसे बराबर पूछा जाता है कि ओजोन मापने की इकाई क्या है, तो वह है डॉब्सन। याद रखना, ठीक है। और इसके मापक यंत्र को क्या बोला जाता है? डॉब्सन डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। याद रखना ठीक से, डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, DOBSON SPECTROPHOTOMETER। ठीक है, तो डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओजोन मापक यंत्र है यह। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात, समताप मंडल। ठीक है, जो कि ताप समान है। वायुमंडल को इसके निचले समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, मैंने पिछली जो भी कक्षा हुई थी उसमें मैंने फोटो बनाकर आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो निचले समताप मंडल में वहां पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो मध्यमंडल, मीजोस्फेयर। ठीक है, इसमें ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है, मध्यमंडल में ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। 0 से 1000 किलोमीटर तक मीजोपॉज अर्थात मध्यमंडल की जो सीमा है
ठीक है, मैंने दिखाया था फोटो में पिछली कक्षा में। मीजोपॉज में क्या होता है, तापमान सबसे कम लगभग -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी कि यदि मैं पृथ्वी समुद्र तल से 1000 किलोमीटर ऊपर की बात करूं, ठीक है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर की, तो उसमें जो सबसे कम तापमान कहां पाया जाता है, तो मीजोपॉज अर्थात मध्य मंडल की सीमा पर पाया जाता है, और वह तापमान कितना होता है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्पष्ट है सारी बात। आगे देखते हैं ताप मंडल या फिर आयन मंडल, जिसको आप लोग थर्मो या फिर आयनस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में। ताप मंडल हमें क्या करता है, उल्का पिंडों से बचाता है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां पूछा जाता है। ठीक है, और एक बार मैं यह प्रश्न गलत करके भी आया था। ठीक है, और वह भी गलती से गलत हुआ था। ठीक है, कि ये वाला वायुयान को निचले समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, तापमंडल, देखिए तापमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है, आयन मंडल लंबी दूरी का संचार बनाने में सहायता करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातें हो गई। अब लंबी दूरी का संचार बनाने में सहायता करता है, अब इसका उपयोग हम देखते हैं कहां कहां होता है। रेडियो तरंग में और अवरक्त किरणों, रेडियो तरंग अर्थात रेडियो वेव्स। ठीक है, यह क्या होती है, मल्टी डायरेक्शनल सिग्नल होता है। रेडियो तरंगे जो हैं ये मल्टी डायरेक्शनल सिग्नल होती हैं। ठीक है, यानी कि बहुदिशीय तरंगे आप इसे कह सकते हैं हिंदी में। क्लियर। लेकिन ये जो इंफ्रारेड किरणें जो हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स, ठीक है, ये मोनो डायरेक्शनल सिग्नल्स हैं, यानी कि ये एक दिशीय तरंगे हैं। ठीक है, आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में, यदि आप लोग मोबाइल फोन यूज करते होंगे तो आपने एक फीचर के बारे में जरूर सुना होगा, आईआर ब्लास्टर। ठीक है, लोग कहते भी हैं कि जिस फोन में आईआर ब्लास्टर हो वही फोन लेना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ऐसा आईआर ब्लास्टर में, उस फोन में क्या है, उस फोन को आप टीवी रिमोट की तरह यूज कर सकते हो, उसको आप एसी चलाने में यूज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो वही है इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, मोनो डायरेक्शनल सिग्नल्स। अब देखो टीवी आपको चलाना होता है तो बिल्कुल डिश के ठीक सामने आपको मारना पड़ता है, उसका वो बटन दबाना पड़ता है, तब जाकर के उसका सिग्नल बदलता है। ठीक है, या फिर किसी दिशा में यदि आप मार दोगे तब क्या काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो यही दिक्कत है अवरक्त किरणों के साथ, यानी इंफ्रारेड सिग्नल्स के साथ। ठीक है, अब देखिए रेडियो तरंगों में के कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं। पहला, रेडियो टावर। आप कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, अगर आप आकाशवाणी पटना सुन रहे हो तो आपको हर जगह सुनाई देगा, है ना, चाहे मुजफ्फरपुर में हो तब, दरभंगा में हो तब, सीतामढ़ी में हो तब, कहीं भी सुनाई देगा। क्लियर। मोबाइल टावर, कहीं भी रहते हो, अपने घर में रहो, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, क्या कभी टावर छोड़ता है आपका, नहीं ना। ठीक है, वाईफाई, जो इसका रेंज है उसमें तो वो पकड़ता ही है, जो भी रेंज हो उसका 10 मीटर का, 20 मीटर का, 25 मीटर का। ठीक है, उसमें वाईफाई, आप कहीं भी चले जाओ उसके इर्द गिर्द, ठीक है, वाईफाई आपको पकड़ेगा ही। ठीक है, ब्लूटूथ, जो इसकी रेंज है 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी है इसका, जो भी इसका स्ट्रेंथ है। कार रिमोट, ठीक है, किसी डायरेक्शन से कार रिमोट को क्लिक करो, दरवाजा खुल जाता है या फिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों के उपयोगों को हमने देखा। ठीक है, ये मल्टी डायरेक्शनल सिग्नल है। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, बहुदिशीय तरंगे, बहुदिशीय तरंगे। ठीक है, और इसको भी मैं लिख देता हूं, एक दिशीय तरंगे। ठीक है, एक दिशीय तरंगे और ये बहुदिशीय तरंगे। अगली बात देखो कि अवरक्त किरणों का कहां प्रयोग होता है, तो टीवी रिमोट में बिल्कुल सीधा आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उसका फोकस है बिल्कुल सीधा मारना पड़ेगा। ठीक है, डीटीएच में। ठीक है, अब देखो डीटीएच जो आप यूज कर रहे हो, किसके कारण यूज कर रहे हो, भूस्थैतिक उपग्रह के कारण। ठीक है, कहीं ना कहीं से इसको सिग्नल मिल रहा है, कहां से सिग्नल मिल रहा है, वो भूस्थैतिक उपग्रह से। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर। अब ये 36,000 किलोमीटर ही क्यों होनी चाहिए, भूस्थैतिक उपग्रह उतनी ही ऊंचाई पर क्यों रहेगा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आपका,
जियोस्टैटिक सैटेलाइट। और देखो उस उपग्रह की जो मिनिमम स्पीड होगी वह क्या होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तभी जाकर के वो वहां स्थिर रह पाएगा। अब देखो कि क्या है कि 36,000 किलोमीटर क्या है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ही वो क्यों है, ठीक है, इसके पीछे कारण है। यह वह आदर्श ऊंचाई है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स तथा अपकेंद्रीय बल, इसको मैंने आपको समझाया था। कहां समझाया था बताओ, पीछे समझाया था, ठीक है। अपकेंद्रीय बल को ज्वार भाटा जब हम पढ़ रहे थे तो, ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल में संतुलन स्थापित करता है, अर्थात उसको वह ना तो बाहर ही फेंकने देगा और ना ही अंदर आने देगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। आज समाप्त होता है हमारा ये समताप मंडल, तापमंडल, ठीक है, और ये मध्यमंडल, ठीक है। आज वायुमंडल पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर संभवतः हम लोग देखेंगे पवन तंत्र अर्थात विंड सिस्टम। क्लियर, ठीक है। तब तक आप लोग घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए, कुछ ऐसा ना करें, बाहर ना निकलें अनावश्यक किसी भी कार्य हेतु, जब बहुत आवश्यक हो तभी जाकर के बाहर निकलें, ठीक है। तो क्योंकि सर्वप्रथम हमारा सुरक्षित रहना आवश्यक है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।